Hello guys, welcome back to this platform. Guys, if you are new here, please make sure to subscribe and make sure to press the bell icon nearby that to get notifications properly. So, in this video, we are going to talk about Reliance Communication Limited. गाइस आप लोगों को पता है कि इसके अंदर नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है लास्ट के कुछ दिनों से और ये एक लोअर सर्किट के अंदर चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या इसके पीछे कारण हो सकता है, पहले तो वो डिस्कस करेंगे और दूसरी चीज़ एक हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि अगर ये सरकार जो है, अभी जो करंट सरकार है, गवर्नमेंट है, अगर ये सही होती, अगर ये न्यूट्रल होके काम करती और डंडा चला के काम करने वाली होती तो शायद ये कंपनी आज जियो से भी ज़्यादा आगे खड़ी होती। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे अभी। सबसे पहले आप लोगों के सामने आज के दिन यानी फ्राइडे 18 दिसंबर 2020 को 11:24 के स्टेटस को शेयर करना चाहूँगा। 2.20 की लास्ट क्लोजिंग यानी थर्सडे के दिन और आज ये ओपन होता है 2.10 पे एंड देन वहाँ से 2.10 के बाद 2.20 का लो हाई भी बनाता है। आपको पता होना चाहिए कि आज के दिन का अपर सर्किट था 2.30 और लोअर सर्किट है 2.10 का। लोअर सर्किट के बाद 2.20 का हाई बनाता है एंड देन वापस बैक आकर के लोअर सर्किट के ऊपर लॉक हो जाता है 2.10 के ऊपर। अभी ये लॉक है जो कि लोअर सर्किट है और अभी करंटली एनएसई के ऊपर जो टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड है 1,63,05,480 क्वांटिटीज यहाँ पे बाई कर ली गई हैं। बीएससी पे अगर आप देखेंगे डेटा तो वहाँ पे भी कुछ सिचुएशन ऐसी ही है। प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखें तो यहाँ पे भी था 2.29 का एंड वहाँ से लो बनाता है उससे उसके बाद आज ओपन होता है 2.18 पे एंड देन वहाँ से 2.18 से ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। वही आज के दिन का इसका लोअर सर्किट है। अपर सर्किट यहाँ लगा था 2.40 का। अब आप सोच रहे होंगे, दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जो टोटल वॉल्यूम है वो 4,72,809 है। अब आप यहाँ पे दिमाग में क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे कि एनएससी के ऊपर 1 करोड़ से ज़्यादा क्वांटिटीज ट्रेड हैं और बीएससी के ऊपर 4 लाख है, ऐसा क्यों? तो देखिए, एनएससी के ऊपर प्राइस चल रही है 2.10 और बीएससी के ऊपर प्राइस चल रही है 2.18। तो अब यहाँ पे 2.10 और 2.18 में कौन सी वैल्यू ज़्यादा है? 2.10 इज़ लेसर देन 2.18। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली जो बायर्स होते हैं, बायर्स चाहेंगे कि वो कम से कम प्राइस पे अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को ख़रीदें या एवरेजिंग करें। तो इसीलिए 2.18 का जो प्राइस है वो ज़्यादा एक तरीके से समझिए जो एक्सेप्टेबल है। दैट्स वाई यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने एनएससी के ऊपर बाइंग करी है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम हाई है और बीएससी का कम है। सिंपल सी बात है। तो अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक आपको पता ही है क्या है। देखो यहाँ पे क्या है कि मैं आपसे बात करना चाहूँगा, अगर ये मोदी गवर्नमेंट, अगर ये स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती, न्यूट्रल होके काम करती, किसी का फेवर लेके काम करने वालों में से ना होती, तो शायद ये जियो की बराबर आके आज खड़ी होती कंपनी। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की इतनी बड़ी एसेट स्पेक्ट्रम और उसको कोई यूज़ करके उससे पैसे कमा रहा है, उसको वाइट मनी में कन्वर्ट कर रहा है। एक तरीके से देखो तो यहाँ से क्या कर रहा है मुकेश अंबानी, क्या कर रहा है आपको पता है? मुकेश अंबानी जियो के अंदर इतना पैसा कमा रहा है, उस पैसे को कमाने के पीछे किसका हाथ है? रिलायंस कम्युनिकेशन का हाथ नहीं मानते हो आप? रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के इन्वेस्टर्स का 96% इन्वेस्टर्स का पैसा फंसा हुआ है भाई साहब, मजाक नहीं है कोई। 96% इन्वेस्टर्स का पैसा फंसा है। आप NSE India.com पे जा कर के देख लेना। यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये अपडेटेड नहीं है, मैं आपको NSE India.com के फिगर के हिसाब से बता रहा हूँ। वहाँ पे 96%, 96 नहीं 96 पॉइंट समथिंग परसेंट जो है स्टेक होल्डिंग है आपके रिटेलर्स के पास, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास।
राइट। तो यहाँ पे इतनी बड़ी स्टेक होल्डिंग है, तो यहाँ पे क्या मुकेश अंबानी ने एक बार भी सोचा कि 96% रिटेल इन्वेस्टर्स का इसके अंदर जो मनी इन्वेस्टेड है उसका क्या होगा? राइट। उसका सोचना चाहिए एक बार, उसके बाद स्पेक्ट्रम यूज़ करना चाहिए। तुम हो कौन भाई हमारे स्पेक्ट्रम को यूज़ करने वाले? हमारी कंपनी के इन्वेस्टर्स का ख्याल अगर नहीं रख सकते हो तो हमारी कंपनी के एसेट्स को कौन होते हो तुम यूज़ करने वाले यार? सबसे बड़ा जिम्मेदार तो मैं अनिल अंबानी को मानता हूँ। अगर हमारी ये गवर्नमेंट अगर स्ट्रांग होती, मजबूत होती, डंडा चला के काम करवाने वाली होती ना, तो आज ये कंपनी अपने आप ट्रैक पे आ जाती भाई साहब। ये चोरी जो अंदर ही अंदर चल रही है ना दोनों भाइयों के बीच में, ये नहीं चल रही होती आज। ये बिल्कुल 100% रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए अनिल अंबानी। उसी को पकड़ना चाहिए, उसी को पकड़ना चाहिए, वही रिस्पॉन्सिबल है। अगर उसने कंपनी ना दिया होता, स्पेक्ट्रम ना दिया होता, तो आज जियो जहाँ है वहाँ ना होता। और जियो वहाँ है जहाँ है आज, तो वहाँ पहुँचने के लिए अगर पे करता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। तब हमें कोई दिक्कत नहीं थी, इसकी स्टॉक प्राइस ऊपर जाती, लोगों का नुकसान नहीं होता। कंपनी को फंक्शनल बनाओ या कंपनी को मर्ज करो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है इस कंपनी के इन्वेस्टर्स को बचाना। या तो आप इसको मर्ज करो अपनी कंपनी के अंदर। मर्ज करोगे तो डेट बढ़ जाएगा, डेट बढ़ेगा तो उससे क्या दिक्कत है, प्रॉफिट भी तो अर्न किया है। और यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के पास इतना बड़ा जो लोन है, 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का लोन है इस कंपनी के पास। और एसबीआई उसमें से सबसे ज़्यादा बोरोवर है, सबसे ज़्यादा। बोरोवर नहीं, लेंडर बोलेंगे, बोरोवर तो ये खुद है अनिल अंबानी। तो लेंडर सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है? एसबीआई। तो और इसके अलावा 25,000 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को एजीआर ड्यूज से रिलेटेड अमाउंट जो है इनकर्ड हुआ था उसको चाहिए। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो 70 से 75 हज़ार करोड़ रुपए का कर्जा लेके बैठी हुई है कंपनी। बताओ, इतना बड़ा कर्जा आज इस कंपनी के पास नहीं होता अगर ये सरकार जो है न्यूट्रल होकर काम करती। आपको नहीं लगता कि ये सरकार 100%, आप लोगों को भी लगता है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं जिनको देख करके मुझे तसल्ली होती है। ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी बात से काफ़ी लोग एग्री करते हैं, समझते हैं, और मेरे जैसे काफ़ी लोग सोचते हैं, है ना। और ऐसे लोग भी कमेंट करते हैं जो जिनको ये बातें जो हैं बेकार लगती हैं, राइट। या तो वो अपना बहुत ज़्यादा लॉस करके बाहर निकल चुके हैं, या फिर वो गवर्नमेंट के सपोर्ट में खड़े रहते हैं हमेशा। देखो यार, मैं किसी भी गवर्नमेंट की बुराई नहीं करने के लिए आया हूँ, और बुराई करने से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, एक नेगेटिविटी ही दिमाग में मिलती है, राइट। लेकिन जो सच है, जो हक है बोलने का, वो मैं बोल रहा हूँ। मेरा हक है बोलने का कि मेरे पास एक गवर्नेंस, जिसको मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, मैं एक सामान खरीदता हूँ, 1 रुपये का भी कोई सामान खरीदता हूँ, उसमें भी गवर्नमेंट को टैक्स जाता है कि नहीं जाता है, बताओ। तो उस जब टैक्स जाता है, मेरे हार्ड अर्न मनी का टैक्स एक हिस्सा ले रहे हो, वो 0.00001 ही रुपये क्यों ना ले रहे हो, लेकिन ले तो रहे हो ना। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं, अगर तुम कहीं गलत हो तो मैं उसके लिए मैं टोकूं। तो वही चीज़ यहाँ पे है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यूट्रल होकर काम करती है इस देश के अंदर, तो ये ऐसे इस कंपनी के प्रमोटर के इतनी अंदर हिम्मत नहीं है कि वो अपने इतना ज़्यादा कर्जे से डूबी हुई कंपनी के स्पेक्ट्रम को अपने भाई को यूज़ करने के लिए दे देते। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा चलो, अब बात करते हैं कि इसके अंदर गिरावट के पीछे कारण क्या है। तो देखिए, यहाँ पे गिरावट के पीछे का मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो अभी फार्मर प्रोटेस्ट है, आपको जो चल रहा है, आपको पता है, इसके अंदर रिलायंस जियो नहीं, बल्कि रिलायंस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी के सारे प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने के लिए एक कैंपेन चल रहा है। फार्मर्स बहुत ज़्यादा गुस्से में है अंबानी से, मुकेश अंबानी से, और अंबानी के अलावा अडानी से भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, राइट। तो इसके चलते जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। और इसके चलते जो है रिलायंस जब नेगेटिव में होगी, आप रिलायंस को अगर आप देखेंगे जा कर के, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, और वहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ कुछ रिलेवेंट बोल रहा हूँ। तो 1900 समथिंग पे रिलायंस चल रहा है, आप देखें यहाँ पे, तो 1972.55 के ऊपर अभी ये ट्रेड हो रहा है, राइट। 11:33 पे आप देख सकते हैं, आपके सामने ये मैंने ओपन भी कर दिया। 1985 की लास्ट क्लोजिंग प्राइस 85.60 की लास्ट क्लोजिंग प्राइस के बाद 1980.10 के बाद ओपन हुआ, एंड 1965.00 का लो बनाता है, और 1988.00 का हाई, और करंटली अभी ये 1972.50 के ऊपर ट्रेड हो रहा है।
और 28,89,350 क्वांटिटीज़ यहाँ पे ट्रेड हो चुकी हैं 11:33 तक। तो अगर आप देखें तो कल के दिन थोड़ी बहुत रिकवरी थी इसके अंदर, लेकिन आज बहुत ज़्यादा इसके अंदर गिरावट है और ज़्यादा गिरावट होने के चांसेस भी हैं। आप बीएसई के ऊपर देख लें यहाँ पे, तो आप देखें तो 87% सेलिंग क्वांटिटीज़ यहाँ पेंडिंग में लगी हैं और 13% बाइंग क्वांटिटी लगी हैं। ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर है। तो यही मेरा कहना है कि आज जो है रिलायंस के अंदर इतना ज़्यादा विरोध चल रहा है, उस विरोध के चलते इसके सारे स्टॉक्स के अंदर, रिलायंस एडीएजी ग्रुप के सारे स्टॉक्स के अंदर, इवन रिलायंस पावर ले लीजिए, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, रिलायंस कैपिटल ले लीजिए, रिलायंस होम फाइनेंस ले लीजिए, सभी के सभी के अंदर गिरावट देखने को मिली है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि रिलायंस के खिलाफ एक तरीके से एक कैंपेन चल रहा है दिल्ली और बॉम्बे नहीं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये सारे सेक्टर्स में, और ये इंटेंसिफाई होने वाला है पूरा ओवरऑल इंडिया के लिए, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो एडीएजी ग्रुप के कंपनीज़ के लिए तो सही मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो गलत भी नहीं हो रहा है, राइट, बहुत सही भी हो रहा है। इन दोनों के साथ बहुत ही बहुत 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 ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट एक्शन की ज़रूरत है यार। इन लोगों ने एक तरीके से देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। दे आर जस्ट ट्राइंग टू लूट द मनी ऑफ पीपल, इनोसेंट लोगों के बिजनेस को, इनोसेंट लोगों के इमोशंस का ये लोग ख्याल नहीं रखते, बल्कि उसको उल्टा खेलते हैं उसके साथ और लूटते हैं एक तरीके से। मुकेश अंबानी इज व्हाट डूइंग, व्हाट मुकेश अंबानी इज डूइंग, ही इज ट्राइंग टू ग्रैब money from investors from Arcom, which is a kind of black money, right? बट वो उसको क्या कर रहा है, वाइट में कन्वर्ट कर ले रहा है, जियो से जो रेवेन्यू कमा रहा है यहाँ से इस तरीके से लगा रहा है कि पता भी नहीं चल रहा है कि कुछ लगा रहा है, राइट? और वहाँ से उसको वाइट अमाउंट मिल रहा है। तो ब्लैक अंदर से घुस रहा है और वाइट बाहर से निकल रहा है, लेकिन ब्लैक जो घुस रहा है अंदर से सिस्टम के अंदर, वो पब्लिक को दिख नहीं रहा है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको दिख रहा है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते, राइट? जिसको दिखना चाहिए उसको नहीं दिख रहा है। दिखना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट जानबूझ के देखते हुए भी उसको नहीं देख रही है, उसको अनदेखा बना समझ रही है, या ये बता रही है कि उसको कुछ नहीं दिख रहा और न्यूट्रल होकर काम कर रही है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। दिस गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ वेरी बिग सिन फ्रॉम फॉर द पीपल। तो इस तरीके से ये एक मेरा अजम्पशन है, ऐसा मुझे लगता है कि इस तरीके की अगर सिचुएशन होती तो शायद ये आज सिचुएशन नहीं होती है डीएजी ग्रुप की सारी कंपनी के साथ, और स्पेशली रिलायंस कम्युनिकेशन जो कि एक फ्लैगशिप कंपनी थी यार धीरू भाई अंबानी की, आपको पता होगा, राइट? और धीरू भाई अंबानी जी का बर्थडे भी आ रहा है। मैं इनका रिस्पेक्ट करता हूँ, इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, धीरू भाई अंबानी की मैं बहुत बहुत बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। ही वॉज अ रिवोल्यूशनरी पर्सन, ही वॉज अ रिवोल्यूशनरी गाय, ही वॉज अ रिवोल्यूशनरी पर्सन। उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया है, उन्होंने खड़ा किया, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। उनके अंदर हिम्मत है, उनके अंदर गट्स है, उनके अंदर पावर है, उनके अंदर तजुर्बा था, उनके अंदर, अब मैं क्या बोलूँ, उनके अंदर जो कुछ था वो था। लेकिन इनके दो बेटों के अंदर तो मुझे तो चोरी और बेईमानी के अलावा कुछ नहीं दिखता है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है? अब मेरे शब्दों के ऊपर थोड़ा माइंड ना करिएगा, लेकिन एक्चुअली जो हमारे पास जो सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों के जो कमेंट्स आते हैं ना, उनको रीड करके मुझे बहुत तकलीफ़ होती है यार। कोई 22 रुपये के साथ 1 करोड़ शेयर के साथ फंसा है, कोई 22 से भी ऊपर 25 रुपये, 30 रुपये, और इतना ज़्यादा क्वांटिटीज़ के साथ लोग फंसे हैं कि वो वहाँ पे फंसने के बाद आज की डेट में जहाँ पे भी आर को मान लो 2 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, तो 2 रुपये पे एवरेजिंग करने की भी सोचे ना, तो उनको उसी रेशियो में पैसे इनपुट करने पड़ेंगे। अब मान लीजिए, आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एक तरीके से समझिए कि आपने 30 रुपये के ऊपर 1 लाख क्वांटिटीज़ लेके आप बैठे हो आर कॉम के अंदर, और आज की डेट में ट्रेड हो रहा है ये 2 रुपये 10 पैसे पे। अगर आप सोच रहे हो कि आज अगर आप इसके अंदर इनपुट कर देते हो एवरेजिंग करने के लिए, तो शायद ये आपको 3 रुपये के आसपास मिल जाए। लेकिन भाई साहब, आपको
30 रुपये से 3 रुपये तक लाने के लिए आपको पता है कितना लगाना पड़ेगा? आप ज़रा एवरेजिंग करिएगा कैलकुलेशन करके। आप जितना ज़्यादा पहले इनपुट कर चुके होते हो ना, उसको नीचे ले आने के लिए उतना ही ज़्यादा अमाउंट आपको इनपुट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप थोड़े थोड़े लगा करके उसको थोड़े लगाओगे तो 30 से थोड़ा ही नीचे आएगा, 28 पे आएगा, 27 पे आएगा। डायरेक्टली 2 या 3 के आसपास ले आना है तो आपको बहुत ही हाई अमाउंट इनपुट करना पड़ेगा, और वो भी बहुत 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 ज़्यादा रिस्की है। वाई? क्योंकि क्या पता 2 पॉइंट से साला 1.0 पे चला जाए, 0.50 पे चला जाए, 0.30 पे चला जाए, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? दैट्स वाई इट्स अ वेरी वेरी बिग रिस्की एंड चैलेंजिंग एंड वेरी पेनफुल। और इसी पेनफुल के चलते जो है थोड़ा सा मैं समटाइम्स एग्रेसिव हो जाता हूँ, लेकिन होना नहीं चाहिए। आई एम सॉरी फॉर दैट। सो दिस इज़ ऑल गाइस, आई वुड लाइक टू टर्मिनेट हियर। आप लोगों को अपडेट करते रहना होगा, कुछ भी अगर होता है तो डेफिनेटली आप लोगों को अपडेट मिलेगी। तो जुड़े रहिएगा इस चैनल से, और आप लोगों में से कोई अगर ऐसा है जो नया है या किसी नए को आप जानते हो तो आप उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। उससे थोड़ा सा आपको यू नो एक कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म मिलेगा और आपको सुटेबल प्लेटफॉर्म मिलेगा। अपस्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप किया गया है, आप चेक कर सकते हैं वहाँ जाके। ओके गाइस, सो आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर।